Good morning, students of class 10. I am going to teach you bio chapter first life process. जैसा कि आप जानते हैं लाइफ प्रोसेस कई सारे हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है और रिवीजन भी हो चुका है, लेकिन एक बार हम लोग दोबारा फिर से पार्ट वाइज इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग न्यूट्रिशन का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जाने लाइफ प्रोसेस है क्या। तो लाइफ प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाने वाला वो सभी प्रोसेस है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए जो कुछ भी करता है वो लाइफ प्रोसेस की गिनती में आता है। Life process are maintaining process essential to sustain the life. लाइफ को बचाए रखने के लिए वो जो कुछ भी करता है वो सभी लाइफ प्रोसेस है। उसी में से एक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। एक ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत है और वो फूड किस प्रकार से पाता है और किस तरह से उसका यूज करता है, ये जो प्रोसेस है यही न्यूट्रिशन कहलाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि जीवित रहने के लिए ये ज़रूरी है। फूड से ही एनर्जी मिलता है ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, और साथ ही अदर इसेंशियल मटेरियल्स जो कि ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए, रिपेयरिंग के लिए और डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है। तो ये न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन दो प्रकार का, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है, ये दो प्रकार का होता है, केमोट्रॉफिक एंड फोटोट्रॉफिक। केमोट्रॉफिक का मतलब है कि वो केमिकल से एनर्जी गेन करता है। फूड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो केमिकल से गेन करता है, तो इसलिए इसको केमोट्रॉफिक कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म फोटो मीन्स लाइट से एनर्जी गेन करता है भोजन बनाने के लिए, उसको हम फोटोट्रॉफिक कहते हैं। फोटोट्रॉफिक जैसे ग्रीन प्लांट्स लाइट के प्रेजेंस में ही, सनलाइट के प्रेजेंस में ही भोजन बनाते हैं, इसलिए वो फोटोट्रॉफिक कहलाते हैं। केमोट्रॉफिक में कुछ बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया, ऐसे जगह जहाँ लाइट नहीं पहुँच पाता है वहाँ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, वो केमिकल के डिकम्पोजिशन से एनर्जी जो मिलता है उसका यूज करते हैं भोजन बनाने में। अब आए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन प्रकार का, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स फूड लेता है और ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म को मार करके वो अपना भोजन गेन करता है। जैसा कि शुरू में ही बता चुके हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बनाता बल्कि दूसरे जीवों से गेन करता है। और ये तीन प्रकार का, तो ये तीनों प्रकार का न्यूट्रिशन में, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक में ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बनाता बल्कि वो दूसरे जीवों से अपना भोजन गेन करता है। होलोजोइक में दूसरे जीव को मार कर भोजन गेन करता है, कम्प्लेक्स फूड गेन करता है और उसका डाइजेशन करता है, इंटरनली डाइजेशन करता है। दूसरा पैरासाइटिक है, ये भी दूसरे जीवों से भोजन गेन करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन गेन करता है, लेकिन बिना मारे, विदाउट किलिंग। होलोजोइक बाई किलिंग, आफ्टर किलिंग, या पैरासाइटिक है विदाउट किलिंग। सैप्रोफाइटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन गेन नहीं करता है बल्कि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, डेड बॉडीज से अपना भोजन गेन करता है। इसमें भी डाइजेशन होता है, लेकिन ये इसका एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। जैसे फंगी जहाँ ग्रो करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे, डेड डिकेइंग, सड़ने गलने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स पे ग्रो करता है और वो एंजाइम बाहर में ही छोड़ता है, जिससे कि वो सारे ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं सड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स में, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको फंगी न्यूट्रिएंट्स के रूप में एब्जॉर्ब कर लेता है।
पैरासाइट में जैसे पौधा में भी होता है अमरबेल, और हम लोग के बॉडी में मॉस्किटो हो गया, वॉर्म्स हो गया, हमारे बॉडी में के अंदर रहकर या बॉडी के ऊपर से भोजन को सक करता है। अब जाने हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है मेनली, लेकिन कुछ पौधे हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी हेटरोट्रॉफिक में होलोजोइक भी होते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट, और पैरासाइटिक भी होते हैं जैसे अमरबेल, कस्कुटा। लेकिन जनरली प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, या ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोट्रॉफिक होते हैं, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दूसरा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का टूटना जिसको कि फोटोलाइसिस कहते हैं। इसी फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और हाइड्रोजन तीसरे स्टेप में जो तीसरा इवेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है और ग्लूकोज बनाता है। अब जाने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक हुआ करते हैं और ये 3 प्रकार का होता है। हम लोगों में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन में कम्प्लेक्स फूड एक ऑर्गेनिज्म गेन करता है और उसका इंटरनली डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। इस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप में पहला इंजेक्शन भोजन को शरीर के अंदर गेन करना, दूसरा डाइजेशन यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी सेल्स, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब उसका यूटिलाइज करना एब्जॉर्ब फूड का, और पांचवा है डाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर थ्रो आउट करना जिसको कि इजेशन कहते हैं। अब जाने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होकर एनस पे एंड करता है और ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और जगह जगह पर इस एलिमेंट्री कैनाल से कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं जिसको कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, उससे आगे डुओडेनम में लीवर जो इसकी लार्जेस्ट ग्लैंड है, और दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैनक्रियाज। ये दोनों का सेक्रेशन डुओडेनम में मिलता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। तो इन सभी से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन समाप्त हो जाता है, और वहीं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड भी होता है, कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन भी न्यूट्रिएंट्स का नहीं होता, बल्कि केवल और केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। माउथ में सैलिवा में एक एमाइलेज होता है जिसको टैलिन कहते हैं, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टोमक में केवल प्रोटीन का डाइजेशन एसिडिक मीडियम में होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl निकलता है जो कि फूड को एसिडिक बना देता है, और यदि जर्म्स प्रेजेंट हैं तो उनको मार देता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस भी निकलता है जो इनर वाल को एसिड के रिएक्शन से बचाता है। इसके बाद डुओडेनम में लीवर से निकलने वाला बाइल जूस फूड को बेसिक बना देता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और साथ ही साथ फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को बड़े कण को छोटे छोटे कण में बदल देता है, जिससे कि पैनक्रियाज से निकलने वाला लाइपेज फैट का डाइजेशन आसानी से कर पाता है। पैनक्रियाज से निकलने वाला तीनों तरह के एंजाइम्स निकलते हैं और भोजन के कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद डुओडेनम से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में
फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्टार्च का फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, जबकि प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड होता है, और फैट का फाइनल डाइजेशन या एंड प्रोडक्ट कहें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको कि बिल्ली कहते हैं। वो ब्लड कैपिलरीज से काफ़ी रिच होता है। डाइजेस्टेड फूड ब्लड में मिल जाता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, जहाँ की उसका एसिमिलेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में रेक्टम होता है, जहाँ की कुछ समय तक अनडाइजेस्टेड फूड रहता है और समय से समय पे एनस के थ्रू उसको बाहर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। इसके बाद डेंटल कैरिज। डेंटल कैरिज क्या है? दांत का सड़ना। हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि शुगर को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और ये एसिड हमारे दांत के इनामिल को डिके करता है। इससे कैविटी बन जाता है। इसको डेंटल कैरिज कहते हैं। यदि दांतों की सफाई हम नहीं करते हैं तो एक येलोइश लेयर बैठ जाता है, दांत के ऊपर एक लेयर बैठ जाता है, जिसको कि प्लैक्यू कहते हैं। प्लैक्यू बन जाने के बाद ये प्लैक्यू के अंदर बैक्टीरिया दांत को सड़ाते रहता है एसिड के द्वारा। क्योंकि एसिड का न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाता है, सैलिवा का कोई एक्शन उस पर नहीं हो पाता है। तो इस तरह से प्लैक्यू नहीं होना चाहिए। इसके प्रिवेंशन के लिए रेगुलरली हमको टीथ ब्रश करना चाहिए। तो इस तरह से ये लेसन आप लोग का कंप्लीट भी हुआ और दोबारा रिवीजन हो गया। अब आप लोग होमवर्क में नोट्स को प्रिपेयर करेंगे और एक्सरसाइज को करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।